हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका 2024 के जुलाई में होने वाला है। इसमें से हमारा ये पेपर नंबर 2 पे बात करने वाले हैं जो कि आपका क्लास 6 to 8 के लिए पूछा जाता है। जिसमें से आज का ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के ऊपर संबंधित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, विकास व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अर्थात विकास की जो होती है उसकी विभिन्नता को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहले ऑप्शन पे अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन या पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपको दिया गया है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, या इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। और लास्ट का जो कि ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। अर्थात इन 4 में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की तो यहाँ पे हमारा हो जाता है थर्ड नंबर पे करेक्ट ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होता है, अर्थात इसका एक्सप्लेनेशन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सी था जिसमें है विकास में व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार किया जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति है उनकी व्यक्तिक जो कि अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनको समझने के लिए उनके वातावरण, उनके वंशागत और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का संबंध के विषय में अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जो कि आपका CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ही संबंधित पूछा गया है। जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अर्थात यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सिद्धांत का सिद्धांत नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा होगा विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऑप्शन यहाँ पे अगर हम सी पे बात करते हैं तो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। और लास्ट का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। अर्थात व्यक्ति क्या है अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से 4 ऑप्शन में से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अर्थात विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा था तो यहाँ पे जो निगेटिव का क्या है करेक्ट होता है जो पॉजिटिव होता है। अर्थात विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। अर्थात यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है कि विकास तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक रूप से क्रमिक गति के साथ आगे बढ़ता है, समय के साथ या धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विकास की गति जन्म के साथ ही निर्धारित नहीं होती है, यह परिवेश पर आधारित होती है। इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही जो है ऑप्शन आपको देखना है या इसके सही विवेचना क्या है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या उनको ज़्यादा समस्याएं होती हैं, अर्थात इसलिए उनको ज़्यादा समाधान की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया यह शिक्षण में
लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। या इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। अर्थात यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि अनेक शोधों से पता चला है कि शिक्षक जो हैं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, लड़कों को अधिक समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, इन चारों में से अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है बी। यहाँ पे लिंग पक्षपात के आधार पे जो भी अध्यापक होते हैं वो लड़कियों को कम बताते हैं, लड़कों को ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। यह लिंग पक्षपात का एक उदाहरण होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं क्या है। तो कोई भी क्या है, शिक्षण गतिविधियों के दौरान इस प्रकार का प्रकरण परिलक्षित होता है कि शिक्षक सामान्यतः बालकों की तुलना में बालिकाओं को कमतर या कम आंकते हैं, उन्हें सरल विषयों की ओर और प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें ये लगता है कि बालिकाओं को गृह प्रबंधन तक ही सीमित रहना चाहिए। यह एक प्रकार की लिंग पक्षपात का उदाहरण है। अर्थात अभी तक बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो मानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनको केवल घर के कार्य के लिए, खाना पकाने के लिए ही सीमित रखना चाहिए और ज़्यादा जो कार्य हैं वो सभी बालकों के लिए होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा लिंग पक्षपात का उदाहरण देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं चौथे नंबर पे क्वेश्चन में, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। अर्थात शिक्षा अगर प्रगतिशील होगी तो उसके लिए क्या एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है जो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमताएं एवं वो संभावनाओं में विश्वास करना। बहुत ही सही बात है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में, जिसमें दिया गया है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। ऑप्शन इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सी वाला, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो इसका होता है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना। ये बहुत ही अच्छा होता है प्रगतिशील शिक्षण के लिए। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एक्सप्लेनेशन, आप अगर देखेंगे तो लिखा एक प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है और प्रत्येक की रुचि अलग अलग विषय क्षेत्र की ओर होती है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उसकी क्षमता का सही सही आकलन करके उसके अभिष्ट विषय क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करे। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रगतिशील शिक्षा अगर आपको करानी है तो उसके लिए आपको प्रत्येक बच्चे की जो भी उसकी क्षमता है अलग अलग उनको देखना पड़ेगा, उनकी अलग अलग रुचियों को देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उनके कर्तव्य क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है एक प्रगतिशील शिक्षा के लिए। अब हम यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं, जो कि लास्ट का क्वेश्चन है 5 नंबर पे, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं फर्स्ट ऑप्शन कि कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी मिलेगा स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। ऑप्शन यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाद लास्ट का ऑप्शन है, इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा था जिसमें कह रहा था कि जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी होते हैं उनको जो है कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन का अनुकूलन करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, जिनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है करेक्ट डी वाला, जिसमें स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशंस पे देखते हैं। तो इसमें लिखा कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों की कक्षा में बड़ा
पढ़ाते समय एक शिक्षक के स्पष्ट वाचन करना चाहिए, अर्थात जो बच्चे देख नहीं सकते अगर आप उनको पढ़ाते हैं तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए तथा छूकर महसूस की जाने वाली सामग्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस पे बात किया है और उनके एक्सप्लेनेशंस पे भी बात किया। अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही कुछ और टॉप 5 या टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको सीटेट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट से होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए आज के वीडियो को करते हैं एंड। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ पे, जब तक के लिए धन्यवाद।